नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड भाजपा को 15 जून तक मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार संभव। दर्जनों विधायक रेस में, हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार। मुख्यमंत्री धामी ने गुनियाल गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। 29 मई से 12 जून तक होगा आयोजन। किसानों को नई तकनीकी की मिलेगी जानकारी। उत्तराखंड में अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कई कार्यक्रम। 31 मई को मुख्यमंत्री के आवास पर होगा भव्य कार्यक्रम। राज्य मंत्री मधु भट्ट ने दी जानकारी। हरिद्वार के ज्वालापुर में बड़ी कार्रवाई। नकली आयुर्वेद दवाइयां बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने काफी मात्रा में जब्त किया कच्चा माल। एक गिरफ्तार। और उत्तराखंड के कई जिलों में आज होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत में चलेंगी तेज हवा। मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आज उरेडा विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत एक कार्यक्रम हुआ। इसमें प्रदेश के तमाम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से सीधा संवाद किया। इस मौके पर उत्तराखंड के तमाम जिलों से पहुंचे हुए लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा सौर स्वरोजगार के क्षेत्र में जो लोग सोलर प्लांट का काम कर रहे हैं, उनके काम समयबद्ध तरीके से हल होने चाहिए। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में पहुंचे लोगों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने ऊर्जा के क्षेत्र में और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया। सर, हमको बहुत ही अच्छा लगा प्रोग्राम और सभी जिले से लोग आए हुए थे जिन्होंने सोलर प्लांट लगाया हुआ है और उरेडा विभाग की तरफ से कार्यक्रम किया गया था। मुख्य सेवक के सम्मुख हमारा कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री ने सभी उरेडा अधिकारियों को कहा कि सौर ऊर्जा का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, उसको अपने निश्चित समय पर पूरा करें और पूरे देश में इस प्रोजेक्ट को फैलाएं। जिन लोगों के पास ये जानकारी नहीं, उन लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो, जिससे कि लोग स्वरोजगार की तरफ बढ़ें और युवाओं को एक अपने ही जगह पर रोजगार प्राप्त हो जाए। मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। ये बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे मुख्यमंत्री जी लोगों से सीधा संवाद कर रहे थे। वहाँ पे विभिन्न जिलों के सभी लाभार्थी पहुँचे हुए थे। मुख्यमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझाया। वहाँ पे उरेडा के सारे अधिकारी भी उपस्थित थे। उन लोगों ने हमसे अनुरोध किया कि हम लोग सभी को, अपने आसपास के सभी लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं ताकि सब लोगों को इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा मिल सके। आज विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास पर आमंत्रित किया गया था। वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का विस्तृत वर्णन किया एवं आने वाले इसी प्रकार के कार्यक्रमों का भी वर्णन किया और उन्होंने अपने सभी विभागों को ये सख्त आदेश दिया कि स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जितने भी लाभार्थी हैं, उनकी सभी या किसी भी प्रकार की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। सहसपुर विकासखंड के गुनियाल गांव में शुरू किया गया ये विकसित संकल्प अभियान 12 जून तक प्रदेश भर में चलेगा। इसमें किसानों को नई तकनीकी और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, जिसके तहत सरकार किसानों के साथ सीधा संवाद करेगी। उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण नियमावली के लिए धामी सरकार ने विशेषज्ञ समिति गठित की है, जिससे नियमावली की तकनीकी बिंदुओं पर बारीकी से अध्ययन करके फैसला लिया जा सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में भी इस विषय पर गहन चर्चा की गई। सीएम ने बताया कि जल्द उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नीति तैयार की जाएगी। स्टेप बाय स्टेप हमारे उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के लिए आगे नीति लाएंगे, इस पर काम करेंगे। और कल हमने मंत्रिमंडल में सभी लोगों ने एकमत होकर इसको आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है और एक विशेषज्ञ समिति इस पर बनेगी और सभी पहलुओं का अध्ययन करके आगे जो है उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। रामनगर कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरी की एक बड़ी घटना का खुलासा करते हुए एक बाइक चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गई 18 बाइक बरामद की है। बरामद बाइक्स में 6 बाइक रामनगर इलाके से चोरी की गई थी। घटना का खुलासा करते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि रामनगर क्षेत्र में पिछले लंबे वक्त से बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थीं। पुलिस टीम ने उधम सिंह नगर के अमन को गिरफ्तार करते हुए उसकी निशानदेही पर 18 चोरी की बाइक बरामद की। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने पुलिस टीम को 2,500 और होटल और रिजॉर्ट एसोसिएशन द्वारा 11,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। रामनगर में काफ़ी समय से वाहन चोरी सक्रिय था। जो अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह था, इसमें कुल 5 व्यक्ति हैं। उस गैंग से एक व्यक्ति जिसका नाम अमन है हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसकी निशानदेही पर हमारे द्वारा कुल 18 बाइकें चोरी की बरामद की गई हैं, जिनमें से 6 गाड़ी रामनगर थाना क्षेत्र से चोरी हुई हैं, एक कालाडूंगी से, एक मुखानी से। इसके अलावा 3 गाड़ी थाना काशीपुर से चोरी हैं और 2 गाड़ी ITI से, एक थाना जसपुर उधम सिंह नगर से है। अन्य गाड़ियाँ यूपी से अलग अलग स्थानों से चोरी की गई हैं और इस संबंध में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को हमारे न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी गोबरा बनाखेड़ा थाना बाजपुर का रहने वाला है। और अभी जो फरार आरोपी हैं उसमें इस संबंध में जो 4 अन्य साथी हैं, 2 लोग जेल में हैं और 2 अभी फरार हैं। हमारे द्वारा उनकी तलाश की जा रही है। कल इनाम भी घोषित किया गया है। देखिए, पुलिस टीम को कप्तान साहब की तरफ से 2,500 रुपये नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है और होटल एसोसिएशन रामनगर की तरफ से भी 11,000 रुपये का इसमें रिवार्ड दिया गया है। हल्द्वानी के निकटवर्ती क्षेत्र लालकुआ में शवों के अंतिम संस्कार के लिए जलौनी लकड़ियों का इंतजाम नहीं हो पाने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसका संज्ञान लेते हुए नगर पंचायत लालकुआ के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी ने वन निगम के अधिकारियों को पत्राचार करते हुए डिपो नंबर 6 में शवदाह के लिए जलौनी उपलब्ध कराने के लिए आवेदन पत्र दिया था, जिसका संज्ञान लेते हुए वन निगम के उच्च अधिकारियों ने तत्काल डिपो नंबर 6 से जलौनी लकड़ी का विक्रय करने के लिए आदेश पारित किया। नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी ने बताया कि आम जनमानस की समस्या को ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया है। कहना चाहूँगा कि लालकुआ क्षेत्र में जो हम लोग यहाँ नीचे मोक्षधाम है यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है कि जलौनी की व्यवस्था नहीं होने के कारण हम लोग काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो इस विषय को मैंने इस क्षेत्र के हमारे DSM साहब हैं भूपेंद्र सिंह जी, उनके सामने उठाया था। तो पत्राचार किया तो उन्होंने बोला कि आप पत्राचार कीजिए, तो उन्होंने जल्दी इसका समाधान कर देंगे कहा था। तो आज 2 माह हो गए। 2 माह के भीतर उन्होंने इसका को पूर्ण रूप से करके कल मुझे वापस उन्होंने कॉल किया और साथ ही एक जो पत्र है वो मुझे भी दिया और कहा कि अब यहाँ पर एक जलौनी की व्यवस्था आपके वार्ड नंबर, क्षमा कीजिएगा, ये निगम 6 डिपो संख्या 6 में जलौनी की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल दोनों के लोगों के लिए काम आएगी। और साथ ही मैं बताना भी चाहूँगा कि जो भी जिस परिवार में जो BPL परिवार है, उस परिवार को फ्री में लकड़ी मिलेगी, ये भी इसका प्रावधान है। तो ऐसे बहुत से यहाँ हमारा क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, बहुत से ऐसे परिवार रहते हैं जो बहुत जिनकी निम्न आय है, तो उन लोगों को भी इसमें लकड़ी मिल सकेगी। सितारगंज नगर के वार्ड नंबर 2 में बंधन बैंक शाखा के खिलाफ आज पीड़ित दर्जनों ग्राहक महिलाओं ने कोतवाली पहुंचकर बंधन बैंक कर्मचारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी।
सभासद अविनाश वाल्मीकि और रेहान अंसारी ने अपने वार्डों की ग्राहक पीड़ित महिलाओं के साथ कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। इसमें कहा गया है कि पैसा पूरा जमा होने के बाद भी ऑनलाइन जमा नहीं हुआ है, जिसके चलते बैंक सिविल खराब हो रही है। पैसा पूरा जमा होने के बाद भी पैसे लेने के नोटिस ग्राहक तक पहुंच रहे हैं। इसके बाद बैंक स्टाफ ने पीड़ित महिलाओं की शिकायत सुनी। फिर बैंक स्टाफ द्वारा लिखित में 1 महीने का समय मांगा गया, जिसमें कहा गया कि 1 महीने तक सभी शिकायतों को दूर कर दिया जाएगा। प्रकरण ये है कि ये जो मेरे कुछ वार्ड नंबर 8 से हैं, कुछ अन्य वार्डों से भी हैं। इन मेरी माताओं का ये कहना था कि जो बंधन बैंक है या सिद्धार्थगंज शाखा, इनके द्वारा इन लोगों ने लोन लिया। अब इनका ये कहना है कि जो इन बंधन बैंक वालों ने जो इनको पासबुक दी, उसमें पूरी एंट्री है। जो कर्मचारी बंधन बैंक का वसूली करने के लिए इनके घर जाता था, उसके पूरे साइन हस्ताक्षर है उस बुक में, जो इन लोगों ने मुझे बताया। अब जब ये बैंक पहुँचे तो उनका ये कहना था कि अभी आप में और शेष पैसा बाकी है, जबकि इनका ये कहना ये है कि जो ये पासबुक है उस हिसाब से सारे पैसे की एंट्री हो चुकी है। जितना मैं ब्याज के इन लोगों ने लोन के लिए कहा था, वो पूरा इनकी तरफ से भुगतान कर दिया गया। पर जब ये वहाँ पहुँचे तो उनको और उल्टी वसूली निकाल दी गई कि तुम और पैसे देंगे। तो उसकी शिकायत करने के लिए आज हम सब लोग सारंग कोतवाली पहुँचे। 29 तारीख तक, अगली 29 तारीख तक की गारंटी ली है हमने कि 29 तारीख तक हम फाइनल कर देंगे आपका। अगली 1 महीने का दिया है। करीब 2 लोगों के मामले हैं। अभी तो जो हमने पूरा जमा कर दिया है और वो मान नहीं रहे, हमारे ऊपर और निकाल रहे हैं। एक के ऊपर 55,983 रुपये और एक के ऊपर 45,900 रुपये निकाल रहे हैं, और जो हमने पूरा फाइनल कर दिया है। और जबकि जिस पर 55,000 निकाल रहे हैं, उनने 2550 की 21 और ज़्यादा दी है, फिर भी वो निकाल रहे हैं उनकी। रुड़की के अंबर तालाब में रघुनाथ प्लॉट के पास विधायक प्रदीप बत्रा ने अहिल्याबाई होलकर द्वार का उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष माधु सिंह सहित भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि अहिल्याबाई ने देश को बचाने के लिए संघर्ष किया था। उनके इस बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। आज जब पश्चिम अंबर तालाब में सभी स्थानीय लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे बीच हमारी जिलाध्यक्ष मधु सिंह जी उपस्थित हैं, पार्षदगण उपस्थित हैं, हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर जी का मंदिर है, उनका प्रवेश द्वार का उद्घाटन आज किया जा रहा है। बहुत सुंदर द्वार बनाया जाएगा ताकि लोगों में एक संदेश जाए कि जो हमारी माता जी ने करा और जो संस्कृति बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए, हमारे मंदिरों के निर्माण के लिए जो कार्य उन्होंने किया, उसको सभी लोग याद करें, उसको सभी लोग उससे कुछ प्रेरणा लें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम लोग माता अहिल्याबाई होलकर को याद करके, उनके कार्यों को याद करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी दें। देहरादून में परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस जागरूकता रैली को राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल, भाजपा विधायक सविता कपूर और खजान दास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली से पहले देहरादून के दून लाइब्रेरी में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चर्चा की गई। इस दौरान सड़क दुर्घटना के दौरान यात्रियों को बचाने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। जागरूकता रैली निकाली जा रही है। उससे पहले जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचा करके एक उल्लेखनीय अनुकरणीय कार्य किया है, उनको सम्मानित करने का भी एक अच्छा काम विभाग के द्वारा इसमें हुआ है। और जागरूकता रैली के माध्यम से सारे समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है कि जो यातायात के नियम हैं सब उसका पालन करें, ओवर स्पीड न करें, नशा करके न चलाएं, ओवरलोडिंग न करें, रेड लाइट का ध्यान रखें, यातायात के जितने नियम हैं उनका पालन करें, हेलमेट लगाएं, बच्चे भी हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट बांधें। इन सब के लिए जो जागरूकता करने की आवश्यकता है, उसके लिए इस कार्यक्रम के बाद आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है। क्योंकि कुल मिलाकर के जहाँ सड़कें अच्छी बन रही हैं वहाँ ये आवश्यक है कि दुर्घटनाएं भी कम हो। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप देखते रहिए जन टीवी।
जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में ऑपरेशन सिंदूर भारतीय शौर्य विषय पर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संयोजक मीनाक्षी सिंह रावत ने किया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की उपयोगिता और भारतीय वीरों की शौर्य गाथा को रेखांकित किया। कार्यक्रम अध्यक्ष कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री के नेतृत्व में विश्वविद्यालय परिसर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें छात्र, शिक्षक और कर्मचारी पूरे जोश के साथ शामिल हुए। भारत माता की जय के नारों से माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया। बंधुओं, निवेदन ये है कि आज जो हमने रैली निकाली अपने विश्वविद्यालय में, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को आधार बनाते हुए और अपने भारतीय सेना को नैतिक समर्थन देने के लिए हमने ये ऑपरेशन सिंदूर शौर्य गाथा यात्रा अपने विश्वविद्यालय के परिसर में हमने निकाली। और उसका कारण ये है क्योंकि जब तक हमारे पढ़ने वाले बच्चे, हमारे कर्मचारी, हमारे प्राध्यापक वृंद और या दूसरे जो कर्मचारी हैं, वो जब तक इस तरह के हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, गतिविधियां नहीं करेंगे, तो वो अवेयर नहीं हो सकते, जागरूक नहीं हो सकते। हमारे सैनिकों के प्रति हमारी क्या ड्यूटी बनती है, वो रात्रि में हमारी रक्षा करते हैं सीमाओं की, तो हम चैन से सोते हैं। मानसून के दौरान दून की कॉलोनियों में सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज की है। वहीं अब मानसून आने में कम समय बचा हुआ है। पूरे शहर में कहीं भी ड्रेनेज सिस्टम विकसित नहीं किया गया। फिलहाल नगर निगम भी अपने स्तर पर काम कर रहा है। मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए सिंचाई विभाग ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें लगभग 4,000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। तब राजधानी का ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो पाएगा। पूरे देहरादून का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करने का सिंचाई विभाग ने एक अपना पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसका कि जो लगभग 4,000 करोड़ रुपया इसमें लगने वाला है। मतलब वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उससे जाके तब जाके देहरादून का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह ठीक हो पाएगा। पर नगर निगम जो है सीमित संसाधनों के साथ हम छोटी अपनी जो नालियां हैं वो हम साफ़ कर रहे हैं, उनको गहरी भी कर रहे हैं, नदियां साफ़ कर रहे हैं। नदियों में जो गाद है, कीचड़ है, उसको हम लगातार साफ करवा रहे हैं। रामनगर के गौजानी इलाके में उस वक्त तनाव के हालात बन गए जब एक विशेष समुदाय द्वारा शव को दफनाने के लिए जमीन की खुदाई की गई। मामला देखते ही देखते विवाद का रूप ले गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई कि यह स्थान कब्रिस्तान की अधिकृत सीमा में नहीं आता। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभालने की कोशिश की। आपको बता दें, आज सुबह गौजानी में विशेष समुदाय के परिवार द्वारा अपने शव को दफनाने की तैयारी की जा रही थी। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, भाजपा कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और दावा किया कि यह कब्रिस्तान नहीं है। भाजपा नेताओं ने प्रशासन से इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। फिलहाल प्रशासन की निगरानी में पूरे इलाके में शांति बनी हुई है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। गौजानी स्थानीय लोगों का फ़ोन आया कि हमारे घर के बगल में जो है कब्र खोद रहे हैं, तो हम मौके पे पहुंचे तो देखा यहाँ पर कब्र खोद रहे, तो हमने उनको रोका। हमने उनको रोकने के बाद पहले, क्योंकि जिस घर में मौत हुई, तो हमने बड़ी शांतिपूर्वक निवेदन किया हाथ जोड़ के कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें पूरी सहानुभूति है इन व्यक्ति के साथ जिनका देहांत हुआ है। तो मैंने 10 मिनट इनसे अलग से उस परिवार से बात करी। उसके बाद मैं उनको जो है उधर जहाँ पर कब्रस्तान वाला एरिया है, जो हमारे हिंदू लोगों ने इनको दिया था ताकि इनकी जो लोग देहांत होते हैं तो उनको यहाँ पर वो दफना सके, हमारे लोगों ने दिया। आज धीरे धीरे यहाँ पर हिंदू क्षेत्र में 20 मीटर में, आज इतने बगल में जहाँ पर कोई भी कब्र नहीं है, वहाँ पर ये खोदने लगे, तो हमने उसका विरोध किया। ज्वालापुर में नकली आयुर्वेद दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी को शरीफी हर्बल नाम की एक कंपनी की ओर से उनके नाम पर नकली उत्पाद बनाए जाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद विभाग के अधिकारियों ने ज्वालापुर कोतवाली पुलिस के साथ अहबाब नगर मोहल्ले के घर में छापामारी की, तो वहां बड़े पैमाने पर टॉनिक और शक्तिवर्धक दवाइयां बनाए जाने का भंडाफोड़ हुआ। छापामारी करने पहुंची टीम को मौके पर बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां बनाने में इस्तेमाल हो रहा कच्चा माल और अन्य उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने मौके से फिरोज अंसारी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी नकली आयुर्वेद उत्पाद बनाकर हरिद्वार और सहारनपुर जिले में सप्लाई कर मोटा मुनाफा कमा रहा था। हमारे द्वारा जब उस ज्वालापुर के अहबाब नगर नाम के मोहल्ले में उस
परिसर में प्रवेश किया गया तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में नकली दवाइयाँ जो कि उसी उक्त फर्म शरीफी हर्बल के नाम से बनाई जा रही थी वहाँ पाई गई। रुड़की पुलिस ने मोहल्ला पठानपुरा और इमली रोड से चोरी करने वाले 3 आरोपितों को चोरी किए गए 100% माल की बरामदगी के साथ गिरफ्तार किया। चोरी किए गए सामान में चांदी के जेवर, मोबाइल फोन, नकदी सहित 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। पकड़े गए चोरों में से एक चोर रुड़की के पठानपुरा में रह रहा था, बाकी 2 चोर उत्तर प्रदेश के देवबंद के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों चोरों को रुड़की नहर किनारा ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। देखिए, पिछले 8-10 दिनों में 2 चोरी की घटनाएं रुड़की थाने में रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें जो कंप्लेनेंट है, वादी हैं, उन्होंने ये बताया था कि उनके घर से कुछ सामान चोरी हुआ, नकबजनी हुई है। पुलिस ने इमीडिएट मुकदमा दर्ज किया। एसएसआई और कोतवाल दोनों ने टीमें बना करके इसमें ट्रैकिंग शुरू करी। कुछ सीसीटीवी फुटेज हमारे पास थे और कुछ संदिग्धों की लगातार पड़ताल चल रही थी। तो कल रात हमारी टीम ने 3 अभियुक्तों को पकड़ा, जिनके पास से इस चोरी का, इन 2 चोरियों में जो सामान में गया था वो 100% रिकवर हुआ है। चोरी की बाइक भी इनकी कब्जे से मिली है। एक और बाइक मिली है जिसके बारे में अभी पड़ताल की जा रही है और हमारा मानना है कि वो भी शायद चोरी की हो सकती है, क्योंकि तीनों अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त देवबंद से हैं। तो वहाँ उस संबंधित जिले से वार्ता की जा रही है, उसके बारे में डिटेल लिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।